I am Kartiki Gupta and I have secured AIR 1 in JEE Advanced 2019 examinations. So in this video, I will be sharing some examination strategies and I will share my experiences with the preparation of physics, chemistry and mathematics. So let me start with physics. So when I talk about physics, जैसा कि हम जानते हैं कि फिज़िक्स में 11th में कुछ चैप्टर्स होते हैं. मतलब मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो 11th में मेजरली मैं फ़िज़िक्स पे ही फोकस कर रहा था, क्योंकि फ़िज़िक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था मुझे. जैसा कि एक बड़ी यूनिट है मैकेनिक्स, जिसमें काइनेमेटिक्स से लेकर रोटेशन तक सब कुछ आता है. तो आई यूज़ टू एन्जॉय दैट सब्जेक्ट. तो उसमें ऐसा था कि अब मैकेनिक्स जो है ये पूरी फिज़िक्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारा ब्रेन डेवलप करती है एंड दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूचर. मतलब वही आगे जो हम फिज़िक्स पढ़ने वाले हैं उसमें कितना कंफर्ट होगा वो भी इस पर डिपेंड करता है कि हम मैकेनिक्स कितने अच्छे से प्रिपेयर करें. केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो मोर और लेस मैथमेटिक्स ही है, तो उसको उस पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं. उसके जो थियोरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे डिफरेंट थ्योरीज हो गई कि अरेनियस थ्योरी, कोलिजन थ्योरी, वो सब समझ ले और थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी की भी कंसेप्ट समझ ले. बाकी तो मैथमेटिक्स से एक बार आप उसको इक्वेशंस को डिराइव कर लें तो फिर अपने आप याद भी हो जाता है और बहुत आसान लगने लगता है. तो केमिकल काइनेटिक्स में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. तो ये 12th ये कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री हो गया. हाँ, इसमें ऐसा हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री में कि आपको चीज़ें समझ ना आए तो उसको मतलब ज़्यादा परेशान ना हो, उसको टीचर से पूछ लें. फिजिकल केमिस्ट्री में फार्मूले से काम हो जाता है. बात करते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. तो ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स पे मतलब पहले तो बेसिक IUPAC आना चाहिए. IUPAC सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ लें, क्योंकि वो आगे चैप्टर्स में सब वही IUPAC नेम्स यूज़ करते हैं. और फिर कुछ IUPAC में आप मतलब नोमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ लें, ताकि आगे चैप्टर्स में उस चीज़ पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े. तो स्टार्टिंग में ही नोमेनक्लेचर पढ़ लें. फिर उसके बाद जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आती है और जो आइसोमेरिज्म आता है. आइसोमेरिज्म में विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आइसोमेरिज्म में आप एकदम अच्छे से वो पकड़ बना लें, बिकॉज आइसोमेरिज्म भी मतलब फिजिक्स में जैसे ऑसिलेशन है वैसे ही केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइसोमेरिज्म है. सारे चैप्टर्स के साथ मिक्स करके आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन आ जाते हैं. तो आइसोमेरिज्म अच्छे से विजुलाइज कर लें. और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो जनरली हो जाता है. स्टीरियो आइसोमेरिज्म प्रॉपरली समझ लें और कैसे कैसे तरीके डिस्कवर कर लें, या फिर टीचर ने जो बताया उससे काउंटिंग अच्छे से प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में काउंट वगैरह करें, तो उससे काम बनेगा. और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे अच्छे से, अब केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है तो थोड़ा याद करने का होता है, तो इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो फिर अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में 11th में जब थोड़ा सा GOC वाला पार्ट पढ़ा था तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, मज़ा नहीं आया था मेरे को. तो ऐसे 1-2 महीने बाद, मतलब इवन 1-2 हफ्ते बाद ही मैं मतलब अगर बार बार एक उस क्लास के बाद रिवाइज़ कर लिया, लेकिन इंटरेस्ट लेके नहीं किया, तो 1-2 हफ्ते बाद ही मैं भूलने लग गया उसको. लेकिन जब 12th के चैप्टर्स है, जैसे रिएक्शन मैकेनिज्म आया, अल्डिहाइड कीटोन आया, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, उसको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी से पढ़ा. उसके लिए मैंने कुछ बुक्स हैं, जैसे पीटर साइक्स है, उसको भी थोड़ा पढ़ा, तो उससे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ा. तो इंटरेस्ट लेके पढ़ा, तो ऐसा कुछ स्पेशल मैंने बहुत ज़्यादा याद नहीं किया, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया, पर इंटरेस्ट के चक्कर में ही वो फिर 6-6 महीने तक चीज़ें याद हो गई. मतलब क्योंकि वो चीज़ें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग लगने लगी. इंटरेस्ट लेके पढ़ना, बहुत क्यूरियोसिटी से पढ़ना कि अरे ये कैसे हो गया, अरे ये ऐसा कैसे हो गया. फिर खुद सोचा कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, फिर पता चला कि ये वैसे ही निकला. तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से ब्रेन में बैठ जाती है एंड देन वी कैन रिकॉल इट एनी टाइम. एंड फिर 1-2 बार बाद में रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर वो अच्छे से याद हो जाएंगी, सेटल हो जाएंगी मेरे दिमाग में. फ्रीडम 75 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट. JEE मेन क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में. अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in. क्योंकि हमें जैसे पता है कि IIT ऑब्जेक्टिव होता है, तो एकदम सब्जेक्टिव आंसर देने की ज़रूरत नहीं. तो फिर उसमें जैसे ही कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो हमारे ब्रेन को जो वो करता है, तो फिर वो चीज़ें अपने आप याद आ जाती हैं. तो इंटरेस्ट लेके पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं बुक्स जो यही रिकमेंड करूँगा कि MS चौहान सॉल्व कर लें, हो सके तो अक्षय चौधरी वगैरह भी कर लें. और पढ़ने के लिए मैं पीटर साइक्स रिकमेंड करूँगा.
पीटर साइक्स अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि वो छोटी सी बुक है तो हो जाएगी, तो बस इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करें। इनऑर्गेनिक में भी यही बात आती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, ज़्यादा याद करना है, तो ये मैंने देखा है कि ज़्यादा बाहर का बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करके भी, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे तो बहुत ही वास्ट है, तो सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो जितना भी एनसीईआरटी में दिया है उस पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो जेईई मेंस और जेईई एडवांस दोनों में कम्प्लीटली एनसीईआरटी से ही होते हैं। एक आध क्वेश्चन जो बाहर से हो सकते हैं उसका तो हम कुछ सोच के फिर उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो फिर तो उसका ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस एनसीईआरटी पे फोकस करें। अब मैथ्स की बात आती है, तो मैथ्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करें, क्योंकि वो फिजिक्स में भी काम आती है और आपका ब्रेन भी डेवलप करती है, और उसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका सॉल्यूशन स्ट्राइक नहीं करता है, तो फिर किसी से पूछे ना, खुद स्ट्रगल करते रहें, कोशिश करते रहें, क्योंकि किसी से पूछ लिया सॉल्यूशन जान लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, वो याद नहीं, मतलब कुछ टाइम के लिए पता रहेगा, फिर बाद में जाके भूल जाएंगे। और खुद अगर आपने कोई सॉल्यूशन डिस्कवर किया हो, खुद सॉल्यूशन स्ट्राइक किया हो, तो वो आपको बहुत टाइम तक याद रहेगा, मतलब फिर उस टाइप का हो या उससे रिलेटेड एप्लीकेशन वाला भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको याद रहेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो खुद ट्राई करें, और इसके लिए मैथ्स के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशंस को अच्छे से सीख लें, क्योंकि पूरी मैथ्स में बहुत ज़्यादा काम आता है मैनिपुलेशंस, तो यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बुक्स मैं बोल सकता हूँ कि एक विकास गुप्ता कर लें, एक अमित अग्रवाल की बुक आती है अरिहंत की, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस की, एक वेक्टर्स की भी आती है, वो अच्छे से सॉल्व कर लें, और उसके एग्जांपल्स देख लें, तो एग्जांपल से ही तरीके कुछ पता चल जाते हैं, तो आप रिलेट कर पाते हैं, क्वेश्चन अच्छे से कर पाते हैं। तो 11th-12th की मैथ्स, मतलब इसमें कुछ चैप्टर्स, बस मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, कितना ज़्यादा आप सोच सकते हैं, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की हो तो उतने वैरायटी के क्वेश्चंस किए हों तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे, और फिर सॉल्यूशन स्ट्राइक करना चाहिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे मैट्रिसेस हो गया, अलजेब्रा पूरी हो गई, और कैलकुलस हो गई, और फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा याद करने वाला है, तो उसके फॉर्मूले अच्छे से याद कर लें, एक दो बार रिवाइज कर लें, उसको भी इंटरेस्ट लेके पढ़े तो। और अगर क्वेश्चंस कभी कभी सॉल्व नहीं हो रहे हैं तो परेशान ना हो, डोंट वरी अबाउट दैट, डोंट बी एंग्शियस अबाउट दैट। अगर किसी टाइम में आपको लग रहा है कि मैथ्स वीक चल रहे हैं, क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो वरी करने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस क्वेश्चन को देखते रहिए, एकदम से सॉल्यूशन स्ट्राइक कर जाएगा तो आपका फ्लो बन जाएगा। तो ऐसे ही मैथ्स के लिए पढ़ते रहें। तो बस कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं कि कभी कभी थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है सब्जेक्ट से, जैसे केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा याद करना है तो कुछ बोरियत हो जाती है, सरफेस केमिस्ट्री वगैरह में, तो उसको मतलब मोटिवेशन अपना कम ना होने दें। आप ऐसा सोचें कि आपको मतलब सब्जेक्ट को एंजॉय करने की कोशिश करें, तो कोशिश करेंगे तो अपने आप एंजॉय करने लगेंगे, वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट को एंजॉय करें, रेगुलर टेस्ट तो अटेम्प्ट करते रहें ताकि आपको आइडिया रहे, असाइनमेंट्स करते रहें कि आपको आइडिया रहे कि कौन सा चैप्टर वीक है, किस पे वर्क करना पड़ेगा, तो उस पर थोड़ा वर्क करें, कुछ एक्स्ट्रा बुक सॉल्व कर लें, ये सब कर लें। और फिर देन आई विल टेल यू दैट कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, मतलब आप कभी कभी बोर हो जाते हो तो कुछ चीज़ें या टीवी सीरीज़ वगैरह कुछ वॉच करने लगते हो, या फिर खेलने लगते हो कोई गेम, एडिक्टिव गेम, या सोशल मीडिया पे जाने लगते हो। तो मैं बिकॉज आई डेंट हैव अ स्मार्टफोन, आई वॉज नॉट ऑन सोशल मीडिया एंड डिड नॉट डू एनीथिंग डिफरेंट। अगर मुझे कुछ स्ट्रेस रिलीफ करना हो या फिर पढ़ाई करके थक गया हूँ, बोर हो गया हूँ, तो मेरा एक अच्छा ग्रुप था, फ्रेंड्स के साथ कुछ ग्रुप गेम खेल लेता था, मतलब जिसमें स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे गेम का नाम माफिया है, कॉन्टैक्ट है, वो फ्रेंड्स के साथ खेल लेता था। या फिर डेली में डिनर के बाद एक वॉक को जाता था, उसमें हंसी मजाक हो जाता था थोड़ा, और फिर फ्रेश हो जाते थे उसमें, तो वो इम्पोर्टेंट है। और फिर मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ कि मैं आगे मेरा सपना ये है कि मतलब मैं स्टार्टिंग से ये एम कर रहा था कि मुझे आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस पढ़ाई करनी है, तो अभी भी मैं आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस ज्वाइन करना चाहता हूँ। मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि एक तो सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ें, क्योंकि अगर बिल्कुल बिना इंटरेस्ट के पढ़ेंगे, रट्टा मारने लगेंगे या फिर ऐसा करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेके पढ़ें, उसे एंजॉय करें, और थोड़ा बहुत खेलने कूदने का भी कर लें, मतलब ज़्यादा ना करें, ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करें, पढ़ाई पे फोकस करें, और हमेशा कूल और काम रहें। मतलब एग्ज़ाम्स में रैंक वगैरह पीछे जा रही है या मार्क्स कम आ रहे हैं, स्टार्टिंग में कुछ हो रहा है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम तो जेईई है, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम मतलब जो बीच में चल रहा है उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बस एग्ज़ाम, जैसे आप हर एग्ज़ाम देख रहे हैं, उससे कुछ क्वेश्चन नहीं हुआ या कुछ हो भी गया
तो जो हो गया उसके डिफरेंट तरीके ट्राई करें, उससे मतलब एग्जाम्स आर ओनली फॉर लर्निंग, उससे लर्न करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन हो गया है उसको डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करें, और जो नहीं हुआ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, उसे लर्न करने की कोशिश करें कि आगे मतलब इसको फ्यूचर में ऐसा कोई क्वेश्चन है तो कैसे कर सकते हैं। और इसमें भी किसी से पूछना बाद में करें, पहले खुद से ट्राई करें, खुद से स्ट्रगल करें। सेल्फ स्टडी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए। खुद से सब कुछ ट्राई करें, खुद से करिए। मैंने फिजिक्स ओलंपियाड का सेकेंड लेवल दैट इज़ INPHO, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी तीनों का सेकेंड लेवल क्वालिफाई किया था। INPHO INCHO INA और फिजिक्स के कैंप में गया था। तो ओलंपियाड्स और हाँ, मैंने KVPI में मेरी रैंक 6 थी। तो फिर ओलंपियाड्स की बात करें तो आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसके ओलंपियाड पर भी फोकस कर सकते हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर एक एडेड एडवांटेज रहेगा JEE में उस सब्जेक्ट के लिए। फिर वो आप उसको डीपली सोच सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको इंटरेस्ट हो तो। और KVPY में भी सेम, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, NCERT बेस्ड आते हैं, थोड़ा JEE मेंस की तरह ही रहता है, तो वो भी दे सकते हैं आप। फिजिक्स ओलंपियाड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए मतलब आप जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके पढ़ें, थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज़्यादा रखें। और फिर उसके लिए अब JEE ऑब्जेक्टिव होता है, फिजिक्स ओलंपियाड सब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव भी थोड़ा मतलब आप उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत पास JEE के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत बढ़िया होते हैं, उनको सॉल्व करें, उससे कंसेप्ट सारे सीख लें। मतलब ट्राई टू लर्न एवरीथिंग फ्रॉम दीज क्वेश्चंस। हेलो, मेरा नाम हिमांशु गौरव सिंह है। मेरी JEE एडवांस्ड 2019 में AIR सेकेंड आई है। मैंने अपनी प्रिपरेशन मेनली IIT JEE की क्लास 10th या 11th के बीच में शुरू करी थी। उस टाइम से मैंने 6 to 8 आवर्स डेली स्टडीज़ करने का एक शेड्यूल बनाने की कोशिश की थी और उसे प्रॉपरली पंचुअली फॉलो करने की प्रैक्टिस करी थी। इस शेड्यूल को फिर मैंने 2 साल 11th और 12th में काफ़ी डिसिप्लिन के साथ फॉलो करा, और इस पूरे प्रोसेस में मेरे टीचर्स और मेरे पीयर ग्रुप ने मुझे बहुत हेल्प करी, मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा। JEE जैसे हम जानते हैं कि बहुत मल्टी डायमेंशनल एग्ज़ाम है और हमें तीनों टॉपिक्स में काफ़ी मास्टरी की ज़रूरत होती है अच्छा करने के लिए। इसलिए मैंने तीनों सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पार्टली अलग अलग अप्रोचेस से डील करने की कोशिश की। जैसे फ़िज़िक्स में मैंने अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने इंस्टीट्यूट FIITJEE का मटेरियल पहले 100% कवर किया। उसके बाद मैंने कुछ बुक्स जो अच्छी मानी जाती हैं जैसे HC वर्मा, उनको कम्प्लीटली हर एक टॉपिक को 100% कंप्लीट करा। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम बुक्स जो ऐसी मार्केट में फ़ेमस हैं प्रैक्टिस के लिए, उनको किया। NCERTs स्पेशली मेंस के लिए फ़िज़िक्स की कवर की अच्छे से, तो उससे बहुत बेनिफिट हुआ। केमिस्ट्री में जैसे थोड़ा ट्रिकी होता है स्टडीज़, कहते हैं इनऑर्गेनिक, फिज़िकल और ऑर्गेनिक में। तो इनऑर्गेनिक के लिए मैंने मोस्टली 99% NCERTs पे ही फोकस किया और उसके अलावा अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे फोकस किया, उसे 100% कंप्लीट किया, दोनों NCERT और मटेरियल को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने कुछ फॉरेन ऑथर्स की बुक रेफ़र करी, जैसे पॉला ब्रूइस या सोलोमन फ्राइल, जो भी कॉमन बुक्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं, उनको प्रॉपरली पढ़ा, उन्हें रिवाइज़ करा एग्ज़ाम से पहले। और उसके अलावा इसमें भी FIITJEE मटेरियल ओवरऑल इस सब्जेक्ट पूरे केमिस्ट्री मैथ्स में भी ऐसे ही रहा, तो वो भी बेटर था, अच्छा था। उसके अलावा केमिस्ट्री स्पेशली ऑर्गेनिक में टीचर का रोल होता है कंसेप्ट्स को बताने में, तो लकीली आई हैड गुड टीचर्स, तो आई वाज फॉर्चुनेट विद दैट। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए IIT JEE के पास्ट क्वेश्चंस ऑर्गेनिक में अच्छे हैं, उन्हें मैंने करे। फिज़िकल केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, प्रैक्टिस बुक्स जैसे नरेंद्र अवस्थी एट्सेट्रा हैं मार्केट में, तो उन्हें प्रॉपरली एक बार लगा लिया तो हो गई। एज सच फिज़िकल ईजी होती है। उसके अलावा मैथमेटिक्स में मेनली प्रैक्टिस पे ही फोकस रहता है, थ्योरी तो ईज़िली कंप्लीट हो जाती है। उसके लिए प्रैक्टिस के लिए कोई भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में हैं, तो उनमें से बेस्ट जो हैं वो है कैलकुलस में समीर बंसल और विकास गुप्ता कोऑर्डिनेट, और एक जनरल बुक भी आती है विकास गुप्ता, वो भी बहुत अच्छी है, उसे मैंने पूरा करा है। उसके अलावा इसमें भी मैंने FIITJEE मटेरियल ऑब्वियसली फिर से 100% करा है। और उसके अलावा इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स इन एवरीथिंग पास IIT JEE क्वेश्चंस भी हर सब्जेक्ट में अच्छे हैं, तो उन्हें कम्प्लीटली अच्छे से एग्जॉस्टिवली सॉल्व करा। स्टूडेंट्स को ये भी कहना चाहूँगा कि अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट नॉलेज, मेंटल टेम्परामेंट भी अच्छा होना चाहिए हमें।
टफ सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी काम रहना आना चाहिए। नहीं तो एग्ज़ाम में कई बार सभी के साथ ऐसा होता है कि हम अचानक से पैनिक करने लगते हैं और अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ कर पाते हैं। हमें मॉक टेस्ट वगैरह देते रहना चाहिए जिससे हम टच में रहें, इन द ग्रूव रहें हमेशा एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने को लेके। और इस बीच 11th-12th में डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, तो उन्हें अवॉइड करने के लिए हमें खुद को एक संकल्प लेना चाहिए खुद से कि हम अपना जो भी गोल है उससे डाइवर्ट नहीं होंगे। सोशल मीडिया एट्सेट्रा अच्छी चीज़ें हैं, उन्हें मेच्योरली अगर यूज़ करें तो कोई बुरा नहीं है। मैंने भी थोड़ा बहुत किया था और मुझे उससे बेनिफिट ही हुआ। तो फिज़िक्स में बेसिकली एच सी वर्मा जो बुक होती है उसे कम्प्लीटली 100% कवर करना होता है। अच्छी बुक है वो, उसमें हर चीज़ को बड़ा ल्यूसिडली और बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करा है। क्वेश्चंस भी अच्छे हैं जो और डायमेंशंस में देखने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप इन सब से ओवर हो चुके हो तो आप पास्ट फिर GITS के क्वेश्चंस फिज़िक्स में स्पेशली बहुत अच्छे हैं, तो आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद फिज़िक्स में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। ओवरऑल अगर सारे कंसेप्ट अच्छे से आ जाएं और एग्ज़ाम में सिली मिस्टेक्स ना हो तो फिज़िक्स में नंबर आ जाते हैं आराम से। मैथमेटिक्स में जैसे मैंने पहले भी कहा है कि प्रैक्टिस इज़ द बेस्ट मेथड, अदरवाइज उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। द मोर क्वेश्चंस यू सी, द मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व, द बेटर यू वुड परफॉर्म इन द एग्जामिनेशन। बुक्स वगैरह भी थियोरेटिकली ज़्यादा सब कुछ यूजुअली स्कूल क्लासेस या इंस्टीट्यूट की क्लासेस में कवर हो जाता है, तो क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए उनका खुद का मटेरियल, उसके अलावा जो भी मैंने बुक्स बताई हैं पहले भी, उन्हें अच्छे से कर लें तो अच्छा होगा। जो प्रेजेंट सिनेरियो है IIT JEE का, उसमें मेंटल टफनेस स्टूडेंट की काफ़ी चेक होती है। ऐसे में मॉक टेस्ट वगैरह बहुत क्रूशियल हो जाते हैं, क्योंकि इफ़ यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन, आप बहुत दिन तक बहुत बार बैठ चुके होते हो, तो यू गेट अ मेंटल सेटअप कि कैसे एग्ज़ाम में बिहेव करना है, कैसे टफ सिचुएशन में जब फंसे तो कैसे खुद को समझाना है कि काम रहना है हमें। उसमें IITS या कोई भी फिटजी या किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ काफ़ी हेल्प करती है। उसके अलावा उससे अपनी कंडीशन भी पता लगती है कि हमें किस जगह पे वर्क करना है, या लोग हमसे कहाँ किस एरिया में आगे हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनफैक्ट मॉक टेस्ट काफ़ी क्रूशियल होते हैं, लास्ट में सबको ये देने चाहिए, नहीं तो अब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो जाएगा रिज़ल्ट, जो कि अनवांटेड है सभी के लिए। इंस्टीट्यूट जहाँ तक है, तो अगर कोई है किसी के विसिनिटी में और उसे जाके अच्छा लगता है कि उसे कुछ सीखने को मिल रहा है या उसे ओवरऑल कुछ बेनिफिट हो रहा है टाइम के अपने टाइम जो वो कोचिंग में स्पेंड कर रहा है उसके प्रोपोर्शनेट अगर उसे बेनिफिट हो रहा है तो उसे करना चाहिए। मे बी उसका अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट से बैठ नहीं रहा हो, टाइम ज़्यादा लग रहा हो, या उसे आने जाने में बहुत टाइम लगता हो, या उसे कुछ कम सीखने को मिल रहा हो, या उसे लगता हो कि वो खुद पढ़ के बेटर कर सकता है, तो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हर स्टूडेंट का अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो अगर कोई है ऐसा जिसे फॉर एग्जांपल अनफीजिबल नहीं है उसका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना, तो वो वेरी वेल JEE में बहुत अच्छी रैंक ला सकता है विदाउट कोचिंग इंस्टीट्यूट। कोचिंग इंस्टीट्यूट से यूजुअली यही फ़ायदा होता है कि एक पीयर ग्रुप अच्छा मिल जाता है जो आप ही की तरह सोच रहा होता है, उसके गोल्स आपके गोल्स ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो हम कभी डेविएट होने के चांसेस कम होते हैं। हम डिमोटिवेट नहीं होते क्योंकि हमारे आसपास के स्टूडेंट्स भी वही फेस कर रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। उसके अलावा टीचर्स भी कभी कभी बाई चांस अच्छे मिल जाते हैं इंस्टीट्यूट्स वगैरह में, तो उनसे बहुत हेल्प होती है। लेकिन अगर ये सब हेल्प मिल रही है बाई चांस किसी को इंस्टीट्यूट में, तो वो उसे एक्टिवली परस्यू करे, अदरवाइज़ इंस्टीट्यूट ना भी ज्वाइन करके बहुत अच्छा किया जा सकता है। मैंने खुद इंस्टीट्यूट काफ़ी लेट में ज्वाइन करा था, मतलब 11th में मैं दिल्ली के कॉन्टैक्ट में आया था, फिटजी साउथ दिल्ली के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने मोस्टली NCERT पे फोकस किया, उसे 100% याद किया। हर रिएक्शंस वगैरह जो भी डेटा पॉइंट्स NCERT में है वो सभी को याद होने चाहिए, हर JEE एस्पिरेंट को याद होने चाहिए। वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं और काफ़ी हॉट टॉपिक होते हैं JEE या किसी भी एग्ज़ाम एट्सेट्रा में। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में इफ़ यू हैव टाइम लेफ्ट यू मे गो थ्रू और यू जस्ट स्किम थ्रू JD Lee, इट्स अ नाइस बुक एज वेल, बट उससे क्वेश्चन वो कोई इतनी ग्रेट बुक नहीं है, मतलब उसे उतना होली तरह से फॉलो नहीं करना जितना NCERT को करना है। वो भी ऑप्शनल भी है, JD Lee आप चाहो तो कवर कर सकते हो थोड़ा बहुत। मैंने थोड़ा सा ही किया था, उसे कंप्लीट नहीं किया था। उसके अलावा जो भी अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है तो उसका मटेरियल अगर इनऑर्गेनिक में है तो उसे पढ़ लेना अच्छा होता है एक बार, तो उससे दिमाग में कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं। उससे भी लेके कुछ बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना कि इसे पूरा याद ही करना है, बस एक बार गो थ्रू कर लेना ताकि चीज़ें मन में थोड़ी थोड़ी बैठ जाएँ। अदर बस नहीं तो NCERT 100% याद होनी चाहिए, बाकी चीज़ें थोड़ा थोड़ा एक फील हो जाए चीज़ों की, तो दैट सफिशिएंट फॉर JEE एडवांस्ड और मेंस, दैट्स द केस मे बी।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तक है तो काफ़ी चीज़ें कंसेप्चुअल होती हैं, उनको समझने के लिए थोड़ा पेशेंस रखना होता है। बुक्स वगैरह फॉरेन ऑथर्स की अच्छी हैं कुछ, जैसे पॉला ब्रूइस या सोलोमन फ्राइल, उनको पेशेंटली पढ़ें, पेन कॉपी लेके पढ़ें, करते टाइम खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करें रेदर दैन जस्ट रीडिंग देम, वो हेल्प कम करता है। फ्रीडम 75 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट। जेई मेन क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in। हमेशा इंटरैक्टिवली बुक को पढ़ना चाहिए एज फार एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ कंसर्न्ड। टीचर्स अगर अच्छे हैं आपके तो आप उनसे बहुत हेल्प मिल जाती है। आई वॉज फॉर्चुनेट टू गेट गुड टीचर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सो इट हेल्प मी। उसके अलावा मैकेनिज़म्स वगैरह याद करने पे कुछ लोग फोकस करते हैं, तो दे आर क्वाइट लॉजिकल, उन्हें याद नहीं करना होता है। एक बार 2-3 बार अगर आप बुक को गो थ्रू कर लो, अच्छे से चीज़ें समझ लो, तो वो नेचुरली ही मन में बैठ जाती हैं और वो उनमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता है। दे आर जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन टेबल्स इन मैथ्स और समथिंग लाइक दैट। तो और अच्छा ही होता है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल मैकेनिज़म्स होती हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए रेदर दैन मॉगिंग देम अप। मैथमेटिक्स में थियरी कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होती नहीं है क्लासेस में, या आप कोई बुक को थोड़ा सा भी पढ़ लो हाफ एन आवर में तो टॉपिक वाइज कवर हो जाती है। अगर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्लास में जितनी हो गई, हमें अपनी तरफ से प्रैक्टिस ही करना होता है। उसके लिए अच्छी बुक्स मार्केट में हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो उसका मटेरियल जो भी है, जैसे इन माई केस आई सॉल्व द फिटजी मटेरियल 100% फर्स्ट। उसके अलावा बुक्स पार्ट वाइज अलग अलग टॉपिक्स में अच्छी एग्जिस्ट हैं मार्केट में, अच्छी हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलस में समीर बंसल बुक अच्छी है, सभी करते हैं उसे 100% करना होता है, मैंने करी थी। उसके अलावा अलजेब्रा में विकास गुप्ता, कोऑर्डिनेट एटसेट्रा, ऐसा सभी में विकास गुप्ता की जनरल बुक आती है जिसमें सभी टॉपिक्स कवर्ड हैं, वो बहुत अच्छी है, उसे मैंने किया है। उसके अलावा सेंगेज लर्निंग पब्लिशर्स फ्रॉम जी टेवानी नाम से एक सेट आती है बुक की, वो भी बहुत अच्छी है। वो काफ़ी एग्जॉस्टिव है, उसे लगाने में अगर कोई अच्छे से करे तो उसे काफ़ी टाइम लगता है, बट इट्स हेल्पफुल। तो 11th-12th में उसे कंप्लीट करना अच्छा होता है, वो कर सकता है कोई स्टूडेंट। उसके अलावा NCERTs भी पढ़नी चाहिए एक बार, कुछ बहुत डीप सटल मैथमेटिकल व्यू पॉइंट्स निकल के आते हैं कई बार NCERT पढ़ने से, मैथ्स की भी, तो मैंने पढ़ी थी। उसके अलावा मैथ्स में अभी भी मतलब बेसिकली प्रैक्टिस ही करनी होती है खूब सारी, तो वेयर एवर यू गेट क्वेश्चंस मे बी थ्रू मॉक टेस्ट या थ्रू एनी पार्ट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स और मे बी सम इंस्टीट्यूट मटेरियल, सम अदर इंस्टीट्यूट मटेरियल, अदरवाइज एवरीवेयर इफ यू गेट समथिंग टू सॉल्व इट विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, दैट हेल्प्स इन मैथमेटिक्स। उसके अलावा मैथमेटिक्स में थोड़ा टाइम लगता है, तो कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए यूजुअली कोशिश करना चाहिए पेन पेपर यूज़ हो, ताकि सिली मिस्टेक्स ना हो कैलकुलेशन करते टाइम। ये सब वैसे एग्ज़ाम में अपने आप एग्ज़ाम देते देते सीख जाते हैं स्टूडेंट्स, कैसे सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज़ करनी है, तो वो सबका अपना अपना तरीका है। फॉर एग्जांपल इन माय केस मैं पेन पेपर का एक्सटेंसिव यूज़ करने की कोशिश करता था रादर देन माइंड में कैलकुलेशंस। लास्ट फाइनल एग्ज़ाम में तो शायद कोशिश करता था हर चीज़ कॉपी पे आ जाए ताकि गलतियों की चांसेस कम हो। उसमें टाइम हल्का सा ज़्यादा लगता है बट इट्स बेनिफिशियल, उससे मिस्टेक्स काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। जी एडवांस में क्लास 11th और 12th दोनों ही क्लासेस के सिलेबस का काफ़ी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। थोड़ा सा 12th का ज़्यादा होता है, बट वो कोई बहुत वेटेड स्पेशल नहीं होता कि 12th से बहुत ज़्यादा आता है या 11th से बहुत कम आता है, लगभग इक्वली होता है। दोनों को 100% कवर होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले, उसमें कोई छूटना नहीं चाहिए कुछ। जहाँ तक बोर्ड्स की बात है तो बोर्ड्स और जेईई एडवांस क्वाइट डिफरेंट एग्जामिनेशन है। बोर्ड्स के लिए इन माई केस मैंने कुछ नहीं किया था 2 साल, केवल जो बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स की में जो लीव्स वगैरह थी उनमें ही बोर्ड की प्रिपरेशन हो जाती है, काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं। और मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कोई इशू नहीं रहता अगर जेईई की प्रिपरेशन अच्छे से करी है तो। उसके अलावा इंग्लिश और फिज़िकल में फॉर एग्जाम्पल माई केस मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था एग्ज़ाम से पहले भी, और फिर लीव में से काफ़ी सॉलिड कर लिया था, तो अच्छे से हो गया था बोर्ड एग्जामिनेशन। हो जाता है अगर ध्यान से कोई करे, फोकस से पढ़े। उस 20 दिन में भी एटलीस्ट अगर 1 हफ्ते का गैप है तो केवल वही एक सब्जेक्ट ही उठा लिया तो मे बी यू कुड डू वेल। रिजल्ट्स के बाद मैं अब IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेके बीटेक करने की सोच रहा हूँ अभी, तो नेक्स्ट 4 इयर्स मैं वहीं रहूँगा। उसके बाद मैंने उतना डिसाइड नहीं किया अभी, मे बी 4 साल फील्ड में जाके थोड़ा एक्सपोजर और मिलेगा तो फिर मैं बेटर डिसीजन ले पाऊँगा कि आगे क्या करना है। पिछले 2 साल से मतलब जो भी मैंने फ़ील किया उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे ये लगा कि
हमें अपने आसपास के इन्वायरमेंट से हमेशा पॉजिटिव फीडबैक अपने को लेके लेना ज़रूर चाहिए कि हमारे बारे में हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, या हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट से कैसे सीख सकते हैं, अपने पीयर ग्रुप से कैसे सीख सकते हैं, अपने टीचर से कैसे सीख सकते हैं, या जो भी हमें मटेरियल मिल रहा है हम अपनी मिस्टेक्स उसमें जो कर रहे हैं या जो सही कर रहे हैं उनसे क्या लर्निंग ले सकते हैं, जो हम बाद में अपनी मिस्टेक्स रिपीट ना करें जिससे, या फिर कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो सभी करते हैं या बहुत कॉमनली हो जाती हैं उन्हें भी ना करें। उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम हमेशा रिसेप्टिव रहें अपनी मिस्टेक्स या जो भी छोटे छोटे पिटफॉल्स वगैरह क्रिएट होते हैं सब्जेक्ट को लेके या फिर मेंटल टेम्परामेंट को लेके, इसलिए हमेशा अलर्ट रहना चाहिए हमें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2 साल कि अपनी हर एक्टिविटी को क्रिटिकली एनालाइज करें, कोई भी चीज़ को फॉर ग्रांटेड ना लें क्योंकि हर चीज़ फाइनली इफेक्ट करती है एग्ज़ाम में या कभी भी आपकी परफॉर्मेंस को। और इसके अलावा मैं अभी अपने सभी जूनियर्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा कि वो अपना जो भी इंडेवर है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, मे बी जेई हो या कुछ भी और हो, तो उसमें वो अच्छा करें, अपना फोकस मेंटेन रखें ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम, और कामली अपना जो भी पोटेंशियल है 100% उसे रियलाइज़ करें। नमस्कार, मैं अर्चित बुबना। मेरी इस बार IIT JEE एडवांस के पेपर में ऑल इंडिया रैंक 3 रही है और मेरा स्कोर रहा है 335 आउट ऑफ 372। मैं आपको डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से जानकारी देना चाहूँगा कि कैसे मैंने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन की है। जैसा आपको पता होगा कि IIT JEE एडवांस के पेपर में 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। तो हमें इन तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वली फोकस करके तीनों के लिए प्रिपेयर करना होगा कि हम तीनों में अच्छा स्कोर कर सके और हमारा टोटल अच्छा है। तो फिज़िक्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग HC वर्मा पढ़ें, और अगर आपने HC वर्मा कंप्लीट कर ली है तो आपके कॉन्सेप्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे कि आप IIT JEE का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। फिज़िक्स में प्रैक्टिस करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप DC पांडे या फिर अरिहंत की कोई भी फिज़िक्स की किताब ले लें जिसमें क्वेश्चंस हो, और आप उनको सॉल्व करें और टेस्ट करें कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और उसके बाद अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप इरोडोव भी ले सकते हैं। मैंने फिज़िक्स के प्रिपरेशन में HC वर्मा करा है और इरोडोव करा है। बुक्स के साथ साथ कोचिंग का बहुत बड़ा रोल रहेगा आपके IIT JEE प्रिपरेशन में। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको जो असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, होमवर्क्स दिए जाएंगे, वर्कशीट्स दी जाएंगी, आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलता रहेगा कि आपका क्या लेवल है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और आपका कंपैरिजन भी होता रहेगा बाकी बच्चों के साथ। तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप JEE एडवांस में कैसा परफॉर्म कर सकते हो। फिज़िक्स में मेरे तरफ से एक और सजेशन ये रहेगा कि आप फॉरेन ऑथर्स के बुक्स के लिए ना जाए JEE प्रिपरेशन में, क्योंकि JEE के प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग उनका कोई रेलिवेंस नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे बुक्स मिलेंगे आपको जो सिर्फ और सिर्फ JEE के प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है, जैसे DC पांडे, HC वर्मा। तो आप इन बुक्स को पढ़ेंगे तो आपका JEE एडवांस के स्कोर इंप्रूव होने के ज़्यादा चांसेस है। फिज़िक्स के बाद जो अगला सेक्शन होता है पेपर में वो होता है केमिस्ट्री, और आपको पता होगा केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो सबसे इजी पार्ट माना जाता है, जिसमें चैप्टर्स है केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स। तो ये प्रिपेयर करने के लिए आप RC मुखर्जी खरीद सकते हैं, जिसमें आप सॉल्व एग्जाम्पल्स अगर आप सारे कर लें तो आप IIT JEE एडवांस लेवल का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरा सजेशन होगा कि आप NCERT पूरी तरीके से पढ़ें, उसके अलावा MS चौहान सॉल्व करें, हिमांशु पांडे सॉल्व करें, और अगर आप कोई कोचिंग में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली जो आपको असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं उनको कंप्लीट करिए। और अगर आप सफिशिएंट प्रैक्टिस करते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ मोर अबाउट प्रैक्टिस, तो अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आपका NCERT। अगर आपने NCERT चारों NCERT वर्ड बाय वर्ड अच्छे से याद कर रखी है तो आप JEE एडवांस और JEE मेंस में तो आपके 100% स्कोर आ सकती है केमिस्ट्री में, और JEE एडवांस में भी आप 80% प्लस स्कोर करेंगे। क्योंकि अगर आपने 2019 का JEE एडवांस का पेपर देखा है खोल के, तो उसमें केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें सिर्फ 2 ऐसे क्वेश्चन है जो NCERT से बाहर के हैं। तो अगर आपने NCERT ध्यान से पढ़ा है तो आप इजीली 80% स्कोर कर सकते हैं JEE एडवांस में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने के लिए आप विशाल जोशी की बुक या फिर VK जायसवाल की बुक खरीद सकते हैं, जिसमें आपको सफिशिएंट प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिन्हें सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा
कि आपका प्रिपरेशन कैसा है और आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। जेई एडवांस के पेपर में केमिस्ट्री के बाद अगला सेक्शन है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो प्रिपरेशन होता है इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू फिज़िक्स, जो कि ईजी माना जाता है। मैथमेटिक्स में 3 चीज़ें आती है, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कैलकुलस, और इन तीनों के लिए हमें अलग अलग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन यूज़ करनी होगी। कैलकुलस में मेरा सजेशन है कि आप समीर बंसल की पूरी बुक सॉल्व करें। उसमें आपको जैसे जेई एडवांस में मल्टी करेक्ट, इंटीजर टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, सिंगल करेक्ट, पैराग्राफ टाइप, इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और डिफ़िकल्टी लेवल भी जेई एडवांस से मैच करता है। तो इसीलिए समीर बंसल मेरा सजेशन रहेगा फॉर कैलकुलस। एंड फॉर अलजेब्रा, आप अलजेब्रा के लिए अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में हो तो आपको जो असाइनमेंट्स दी जा रही है उसको सॉल्व करिए। आप जहाँ से भी मटेरियल प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई पैकेज, कोई मॉड्यूल, आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस के साथ साथ आपका अलजेब्रा इंप्रूव होता जाएगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे जेई एडवांस के लिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जैसे अलजेब्रा है, आपको बस वैसे ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप प्रैक्टिस करते करते आप इस लेवल पे आ सकते हैं कि आप जेई एडवांस का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आता जेई एडवांस में। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है, उसके सारे पार्ट्स कर लिए, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये सारे पार्ट्स आपने कर लिए है, आपको सारे फॉर्मूले याद है, आपको सारे टेक्निक्स याद है, आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद है हर एक कर्व की, तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना सकता जो आपसे सॉल्व ना हो। तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस यही करने की ज़रूरत है, आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको हर क्वेश्चन का मेथडोलॉजी पता चलता रहेगा और फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा मैं जेई एडवांस के लिए आपको कुछ जनरल टिप्स देना चाहूँगा। उनमें से एक ये है कि पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आप सबसे पहले सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो आपको आता है, आपको पता है कि आपको आता है। अगर आप कोई क्वेश्चन इनकाउंटर करते हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे सोचना पड़ेगा या टाइम लगेगा या हो सकता है 10 मिनट लग जाए उसको सॉल्व करने में, तो आप उसको उसी वक्त छोड़ दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड होता है। हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को करने के चक्कर में आप हो सकता है 3 और 4 क्वेश्चंस मिस आउट कर जाए। सो इट इज़ बेटर कि आप सिर्फ उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कर ले जो आपको पता है कि आपको आते हैं। फ्रीडम 75 आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर एक बेहद खास डिस्काउंट। जेई मेन क्रैश कोर्स केवल 999 रुपए में। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें prime.dktindia.in। इसके अलावा मैं एक और बात ये कहना चाहूँगा कि आपको बहुत से लोग सजेस्ट करेंगे कि इस फॉरेन ऑथर की बुक पढ़ लीजिए, या फिर आप ये बुक पढ़ लीजिए, या ये ज्वाइन कर लीजिए, या ये वीडियो देख लीजिए। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा सोर्सेज को कंसिडर मत करिए, उससे आपका कन्फ्यूजन बढ़ेगा और रिज़ल्ट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। रिज़ल्ट में अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो जेई प्रिपरेशन के लिए बनाई गई है, सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए। फॉरेन ऑथर के बुक्स को रेफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है जेई प्रिपरेशन में। इसके अलावा मैं आपको जेई मेंस के लिए कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जेई मेंस में बस एक बात इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी से बाउंडेड है। सो अगर आपने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी सारी पढ़ ली थॉरली, तो आप जेई मेंस में इजीली 100% स्कोर कर सकते हो केमिस्ट्री में। उसके अलावा मैथ्स में अगर आपने सारे एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एनसीईआरटी से, और फिज़िक्स में भी सेम, तो आप जेई मेंस में 100% स्कोर कर सकते हो अगर आप कोई सिली मिस्टेक ना करो तो। इसीलिए जेई मेंस को ईजियर एग्जाम माना जाता है। मैंने अपनी जेई मेंस और जेई एडवांस की प्रिपरेशन फिटजी साउथ इंस्टीट्यूट में की है, और मेरे कोचिंग के टाइमिंग्स रहते थे अबाउट 6 आवर्स अ डे, 4 डेज़ अ वीक। तो उसके अलावा जो मुझे टाइम मिलता था उसमें मैं जैसे जिस दिन क्लास नहीं होता था तो उस दिन मैं 3 to 4 आवर्स पढ़ता था एक दिन में, और उसके अलावा रेस्ट करता था। और स्पेशली कोचिंग में जो काम दिया जाए, असाइनमेंट दिया जाए, उसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक पैटर्न के अलॉन्ग चल रहा होता है और उनको पता होता है कि कैसे आपका प्रिपरेशन को करना है सच दैट आपका अच्छा रिजल्ट है। तो आपको जो काम दिया जाए आप उसको कंप्लीट करिए। और जो फिटजी का मॉड्यूल होता है या पैकेज होता है उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। जो आर्काइव्स होते हैं, मतलब जो पास्ट पेपर होते हैं जेई एडवांस के, वो मैंने सारे कंप्लीट किए, सारे पेपर्स मैंने सॉल्व किए। उससे मुझे पता चला कि मुझसे जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, और मुझे क्या पढ़ने की ज़रूरत है इन्हें सॉल्व करने के लिए। तो वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने एच.सी. वर्मा पढ़ा है, एनसीईआरटी सारे पढ़े हैं। केमिस्ट्री में मैंने विशाल जोशी सॉल्व करा, इनऑर्गेनिक के लिए वीके जायसवाल सॉल्व करा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम.एस. चौहान सॉल्व करा।
मैथमेटिक्स में मैंने कैलकुलस के लिए समीर बंसल सॉल्व करा, जो कि मैंने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है कैलकुलस के प्रिपरेशन के लिए। और मैंने विकास गुप्ता सॉल्व करा कम्प्लीटली, जो कि जिसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड है, और उसमें भी जो क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, जैसे कि पैराग्राफ टाइप, न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप और मल्टी करेक्ट टाइप एट्सेट्रा। सो दैट विल इम्प्रूव योर रिजल्ट। जो स्टूडेंट्स अभी जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे तरफ से एक एडवाइस है कि वो जेईई के लिए ज़्यादा प्रेशर ना ले, ज़्यादा स्ट्रेस ना ले। उनको ये जानने की ज़रूरत है कि वो जो अपना बेस्ट दे सकते हैं उनको बस वही देना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो एक दिन में 15 घंटे पढ़े, 16 घंटे पढ़े। आपको बस जितना टाइम आपने स्पेंड किया पढ़ाई पे वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, वो सही सोर्स से होना चाहिए। आपने अगर किसी ऐसे सोर्स से पढ़ाई की जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है जेईई के प्रिपरेशन में, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, जो कि मैंने देखा है कि जेईई एडवांस के प्रिपरेशन में लोग ऐसे ऐसे सोर्सेज रेफ़र करते हैं जो कि जेईई एडवांस के सिलेबस से बाहर जाते हैं। इसीलिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको बुक्स पता होनी चाहिए, और जो बुक्स मैंने सजेस्ट किया आप उनको फॉलो करिए, तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा, और आपने जितना टाइम दिया है वो यूटिलाइज़ होगा आपके जेईई के प्रिपरेशन में। और जो भी छात्र जेईई मेंस और जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उन सबको मैं डीकेटी प्लेटफॉर्म के द्वारा शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।